नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं यूपी पैट की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है दोस्तों। इसलिए क्योंकि हमने इसमें टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये टॉप 50 प्रश्न वही है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या इनके आने की ज्यादा संभावना है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इस वीडियो को लाइव देखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। बात करते हैं दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। इसमें आपसे क्या कहा गया है, एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, बताइएगा। एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अवधेश नारंग, दिलकश सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह और नीतीश राणा। तो मैं आपको बता दूं, एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, धर्मेंद्र प्रताप सिंह। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, लखनऊ फ्रेंचाइज जी ने आईपीएल के लिए अपनी टीम का क्या नाम रखा है, ये आपको बताना है। बताइएगा, लखनऊ नवाब हैरिस, लखनऊ पायरेट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स या लखनऊ योगीराज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लखनऊ सुपर जायंट्स हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर थर्ड की। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। क्या 1 मार्च को मनाया जाता है, क्या 2 मार्च को, 3 मार्च को या 4 मार्च को? तो बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस की, ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई, बताइएगा। भारत की पहली, भारत में क्या है, वो पहली वो है अकादमी है और ये पैरा बैडमिंटन की है और ये कहाँ स्थापित की गई है, ये आपको बताना है। क्या देहरादून में, भोपाल में, गुरुग्राम में या लखनऊ में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ यूपी में स्थित है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। किस राज्य के मैनपुरी का सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा, बताइएगा। किस राज्य के मैनपुरी का एक सैनिक स्कूल है जो अब क्या है, जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा, वो आपको बताना है। बताइएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपको पता है कि मैनपुरी कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में है, तो आप तुरंत टिक लगा दोगे, कहाँ है, उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है या रखी थी, बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के एक शहर में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अब आपको बताना है कि वो आधारशिला कहाँ रखी है। क्या आगरा में रखी है, लखनऊ में, मेरठ में या वाराणसी में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ रखी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को अब आगे बढ़ा दिया गया है, बताइएगा। कब तक आगे बढ़ा दिया गया है? मार्च 2022 तक आगे बढ़ाया है, मार्च 2023 तक आगे बढ़ाया है, मार्च 2024 तक या मार्च 2025 तक? आपको पता है कि ये दोनों तो आउट हो चुके हैं, निकल चुकी हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी जो आपका सी है जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। किस राज्य में कुल पंजीकरण ईवीएस सबसे ज्यादा है, बताइएगा। क्या उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, दिल्ली में है या हरियाणा में है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़।
ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है। बताइएगा। झांसी जो है ये आपका यूपी में स्थित है, और यूपी में स्थित एक शहर है। अब झांसी में इसका जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये आपको बताना है। अहिल्याबाई होलकर रेलवे स्टेशन, देवी पद्मावती रेलवे स्टेशन, रानी रुक्मणी रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है, झांसी रेलवे स्टेशन को हटा करके। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे क्या बोला, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं। बताइएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या 5 जनवरी को मनाते हैं, 6 जनवरी को, 8 जनवरी को, या 9 जनवरी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 जनवरी हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च को आप कौन सा दिवस मनाते हैं, बताइएगा। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, जल दिवस। जल दिवस मनाते हैं। अब आपको ये मुझे कमेंट करके फिर बताना है कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम जो ग्रंथ यानी जो बुद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। कितने महाजनपदों का मिलता है प्रमाण, 16 महाजनपदों का जो प्रमाण मिला है अभी तक। ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। भारत पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, ये आपको बताना है। तो बताइए, यानी ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने भारत पर सबसे पहले शासन किया था। तो ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि किसने किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, बताइएगा। खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, या आपका तुगलक वंश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम वंश हो जाएगा। अब गुलाम वंश के बाद में किसने शासक किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पे किसने किया था, गुलाम वंश ने किया था। दूसरे नंबर पर खिलजी वंश ने किया था। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा था, तुगलक वंश। और चौथे नंबर पे कौन सा आता है आपका, ये वाला सैयद लोधी वंश। तो आपका ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इनका क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो भारत में सबसे पहले इन चारों ने क्या किया था, राज किया था, और इसके बाद में मुगल आए थे। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको मुझसे मैंने अभी अभी पूछा कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपका कौन सा दिवस होता है 23 जनवरी को, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। कौन सा, पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के पश्चात शासक बना और गुलाम वंश की नींव रखी। बताइएगा। मोहम्मद बिन गौरी का गुलाम था, उसी ने ही क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी, यानी नींव रखी। तो आपको बताना है कि इनमें से वह कौन है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, या गयासुद्दीन बलबन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की क्या की थी, नींव रखी थी। और ये किसका गुलाम था, ये आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मौर्य वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। यानी मौर्य वंश के बाद में जो मगध जो था वहां पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। कि शक वंश का, कुषाण वंश का,
सातवाहन वंश का या शंगु वंश का? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा मौर्य वंश के बाद में कौन आया था? शंगु वंश आया था मगध पर। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन, सरयू नदी, गंगा नदी, फल्गु नदी या ऋजुपालिका नदी? तो बताइएगा कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका नदी पर के किनारे क्या है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। किस शहर में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी? ये आपको बताना है। चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने खुद को अपने आप को गोली मारी थी, और वो किस शहर में मारी थी? क्या भोपाल में, इलाहाबाद में, कानपुर में या जबलपुर में? बताइएगा किस शहर में मारी थी कमेंट करके। और ये कब मारी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको मारी थी कहाँ? इलाहाबाद में इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। बट ये कब मारी गई थी? ये आपको मारी थी 27 फरवरी 1931 को। 1931 में इन्होंने क्या किया था? खुद को गोली मार ली थी। क्यों मारी थी? क्योंकि ब्रिटिश पुलिस के घेरे जाने पर इन्होंने क्या किया था? इलाहाबाद, जो कि अभी वर्तमान में उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर क्या है, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी, मगर गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर 17 की। देखिएगा ये आपको मैचिंग करना है, और मैचिंग करने के बाद में जब आपको ये करना है तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। देखिएगा बहुत, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। देखिएगा अब ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। इसको हमें मिलान करना है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनका संबंध किससे था, सूर्य सेन का किससे था, भगत सिंह का किससे था, अरविंदो घोष का किससे था, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि किसका किससे संबंध था। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो भगत सिंह जो थे उनका संबंध किससे था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राम प्रसाद जो बिस्मिल थे इनका संबंध किससे था, यानी पहले का कौन सा होगा, पहले आपको ये पता लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि राम प्रसाद जो बिस्मिल थे उनका संबंध किससे था? काकोरी षड्यंत्र से था। किससे था दोस्तों? काकोरी षड्यंत्र से था। वही बात करते हैं सूर्य सेन का किससे था? शास्त्रागार से था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अरविंद घोष का किससे था? अलीपुर बम मामले से था। और भगत सिंह का लाहौर षड्यंत्र से था। तो आपका इनमें से देखो दूसरे का कौन सा है? तीसरा। तो और दूसरे का तीसरा है, और पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले दूसरे, और पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और पांचवे का पहला। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। भगत सिंह का संबंध किससे था? लाहौर से था, लाहौर षड्यंत्र से था। और रामप्रसाद बिस्मिल्ला का काकोरी ट्रेन डकैती से था। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। देखिएगा इसमें आपको क्या कहा गया है। देखिए इसमें आपसे कहा गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइएगा। यानी जो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना है ये किसने की थी, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने की थी इसकी स्थापना और किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद वल्लभ पंत या मदन मोहन मालवीय? तो मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी दोस्तों। और ये कब की गई थी? 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर? तो बताइएगा यानी ये गीत जो है ये किसने गाया था, इसकी रचना किसने की थी, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो ये किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। 16 अगस्त 1946 को
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, और वो किसके द्वारा मनाया गया ये आपको बताना है। ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा या मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसके द्वारा मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा ये दिवस मनाया गया। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस दर्रे का नाम बताइए जो उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। उस दर्रे का आपको नाम बताना है। बताइए, पेंसिला, खुरदुंगला, बनिहाल दर्रा या लिपुलेख दर्रा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा उस दर्रे का नाम क्या है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये आपका कहाँ स्थित है, आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। तवांग और लोहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्या नाम है। हपूनगन दर्रा, कुमाज वंग दर्रा, बूमला दर्रा या चंदकन दर्रा। बताइएगा उस दर्रे का नाम आपको बताना है कि उस दर्रे का नाम क्या है और ये कितने किलोमीटर तक इन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसका नाम क्या है, बूमला दर्रा, और इसकी लंबाई कितनी है, 37 किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। बताइएगा, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के नाम से ये जाना जाता है। ये आपको पता है, चांगला दर्रा, अगला दर्रा, लानकला दर्रा, बनिहाल दर्रा। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उस दर्रे का नाम क्या है दोस्तों, बनिहाल दर्रा, यानी आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। डैश, यहाँ ये आएगा इनमें से कोई एक ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटन आकर्षण स्थल है, ये आपको बताना है। तो इनमें से वो एक है, अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, सब जानते हैं रोहतांग दर्रा है दोस्तों, ठीक है, जिसे रोहतांग सुरंग भी कहते हैं, अटल टनल भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 411, इतनी इसकी लंबाई है, वहीं पर ये स्थित है। रोहतांग जो आपका अटल टनल है वहीं पर ये स्थित है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि वर्तमान में कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। ये आपको बताना है कमेंट करके। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है। क्या असम में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या नागालैंड में। तो बताइएगा ये कहाँ स्थित है, माजुली द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है और किस नदी के ऊपर स्थित है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है और ये वर्तमान में कहाँ है, असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। असम में क्या है, एक अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कौन सा अभ्यारण्य है, काजीरंगा, जो कि एक सिंह के गैंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें सामान्य रूप से वृद्धि हो रही है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे। विस्फूर्ति कहेंगे, मुद्रा स्फूर्ति कहेंगे, मुद्रा स्फूर्ति जनित मंदी कहेंगे या अपस्फूर्ति कहेंगे। तो ये आपको कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या कहेंगे। तो आप इसको क्या कहेंगे, जब उसमें वृद्धि होगी तो मुद्रा स्फूर्ति कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था। बताइएगा, 1951 में, 1974 में, 1965 में या 1949 में। 1900 बताइएगा कब हुई थी, कमेंट करके मुझे बताइएगा कब हुई थी। 1949 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। मुद्रा, इसको धन या पूंजी किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। डूबी हुई पूंजी, चलायमान पूंजी, ठोस पूंजी या सामाजिक पूंजी। बताइएगा किसका उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलायमान पूंजी का ये उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था। बताइएगा, वॉकर ने,
क्लार्क ने, नाइट ने या शुम्पीटर ने? बताइएगा। लाभ का अभिनव सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। किसने दिया था? शुम्पीटर ने दिया था, यानी जो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, ये आपको बताना है। सेवा क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है? यानी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जहां से बनती है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कहाँ है? कृषि क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 की। इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा रूप बकमिन स्टरफ्लेरिन का एक अपर रूप है, ये आपको बताना है। फास्फोरस है, लोहा है, कार्बन है या बोरॉन है? बताइएगा कौन सा है इनमें से। कमेंट करके मुझे बताएं। इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? C60 भी बोल देते हैं। और ये क्या है? कार्बन का अपर रूप है। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। यही श्रृंखला बनाता है कार्बन। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 32 की। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? बताइएगा। प्रोपाइन है, प्रोपिनोन है, प्रोपिनल है या प्रोपेनॉल है? बताइएगा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड जो है आपको बताना है किसमें? तो प्रोपेनल में है। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 33 की। इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। बताइएगा, क्या वह अग्नाशय है, अधिवृक्क ग्रंथि है, रीनल ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसको दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी कह देते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जिसको दूसरी भाषा में और भी भाषा में हम मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। ये मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, और हाँ दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? अब बात करते हैं दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों समताप मंडल जो है में ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत को किससे मापा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक यूनिट होती है, इसका नाम क्या है? डाप्सन। ठीक है दोस्तों, ओजोन जो परत का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है दोस्तों। ये आपको इतना पता होना चाहिए। और ओजोन जो आपका दिवस है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। और सबसे ज्यादा इसको नष्ट कौन सी गैस करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको करती है CFC। ठीक है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको नष्ट करती है। और ये सूर्य से आने वाली यूवीसी जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है किरणें, इसको आने से रोकती है। तो आपको बताना है नष्ट कौन करता है? सिलिकॉन करता है, सल्फर करता है, कार्बन करता है या क्लोरीन करता है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या करता है। कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, एक बार कमेंट जरूर करिएगा क्या करता है। अब देखिए CFC दिया नहीं है तो कोई और तत्व देखो कौन सा करता है, बताइएगा। क्लोरीन करती है। कौन सी करती है? क्लोरीन करती है। हाँ, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। अब इनमें से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है, सल्फर का S होता है, कार्बन का C होता है और सिलिकॉन का Si होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। बिजली से धातु छड़ाना गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है, ये आपको बताना है। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? बताइएगा, क्या तांबा, टिन, जस्ता या एल्यूमिनियम? बताइएगा। तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या जम जाता है? जस्ते की परत जम जाती है। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 36 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में अब अवशिष्ट शक्तियों, ठीक है, रेजिडुअल पावर्स का विचार संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। किस संविधान से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, अमेरिका से, कनाडा से या जापान से? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये किस अनुच्छेद में आता है? बताइएगा, ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये अनुच्छेद 80 में आता है दोस्तों। अनुच्छेद 80 का भाग है। और ये किस देश से लिया गया है ये भी आपको बताना है।
तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किस देश से लिया गया है। ये आपका ऑप्शन जो सी है वो इससे यहाँ से लिया गया है, यानी कनाडा से लिया गया है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवा नेतृत्व हो जाते हैं, ये आपको बताना है। कितने वर्ष बाद हो जाते हैं बताइएगा। तो राज्यसभा के सबसे पहले आपको सदस्यों की संख्या पता होनी चाहिए, कितने राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत होते हैं बताइएगा। कितने दोस्तों? 12 होते हैं दोस्तों। और इसका जो राष्ट्रपति का जो सदस्य होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 6 वर्ष होता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 1/4 भाग कम हो जाता है। यानी इसका 1/4 जब आप निकालोगे, 1/3 भाग कम हो जाता है, 1/3 जब आप निकालेंगे तो 4 उसमें रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है बताइएगा। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, ये आपको बताना है। डॉक्टर GS ढिल्लर, मीरा कुमार, बलराम झाकड़ या हुकुम सिंह, बताइएगा कमेंट करके कि इनका कार्यकाल कितना रहा है। सबसे अधिक आपको बताना है, सर्वाधिक किसका रहा है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसका रहा है सर्वाधिक कार्यकाल। हाँ, ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बलराम झाकड़ का सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। शून्य काल का अर्थ है बताइएगा कमेंट करके, शून्य काल का क्या अर्थ है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं शून्यकाल का क्या अर्थ है। शून्यकाल में संसद सदस्य द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने की अनुमति एवं क्रम का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो यानी मैंने क्या बोला है अभी, यानी संसद सदस्य द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यानी हमें कोई सूचना दी है नहीं दी है फिर भी क्या है प्रश्न पूछा जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं शून्यकाल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से, ये आपको बताना है। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो, जब प्रश्न पूछेंगे तो चर्चा ही होगी, तो आपको ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइएगा। 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 या 35। तो मैं आपको बता दूं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर, देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 41। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। हर्षा भोसले, संजय मांजरेकर, नरोत्तम पुरी या आशीष रे, बताइएगा कौन है इसके लेखक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आशीष रे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। इसमें आपसे क्या बोला, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। भारत में है लेकिन भारत के किस राज्य में स्थित है ये भी आपको बताना है। क्या केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और केरल में ही आपकी क्या है, शांत घाटी स्थित है। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु में क्या है बताइएगा, पोंगल त्योहार मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था मिलना, और मिलकर क्या करते हैं, गल। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 43 की। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। क्या पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या हिमाचल प्रदेश में है, बताइएगा ये कहाँ स्थित है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कहाँ आपका स्थित है, बताइएगा। तो ये आपका कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम क्या है, चंबा। क्या ठीक है, वहाँ पर ये स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गाहिमा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है, बताइएगा। कछुआ के लिए, हाथी के लिए, हिरन के लिए, मगरमच्छ के लिए, बताइएगा। ये उड़ीसा में है, एक अभ्यारण्य है, एक नेशनल पार्क है। ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। अभी आपको बताना है किसके लिए
अभ्यारण्य, एक के लिए अभ्यारण्य ये आपको बताना है, इनमें से कोई एक। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, किसके लिए, कछुआ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए या मगरमच्छ के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 45 की। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है, बताइएगा। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है, नोएडा को कहा जाता है, हाथरस को कहा जाता है, गाजियाबाद को या मथुरा को। तो बताइएगा गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश, गेटवे और यूपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो ध्यान रखना दोस्तों। आपको ये बताना है किस शहर को कहा जाता है, किस नगर को कहा जाता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसको कहा जाता है, गाजियाबाद को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। ये आपको बताना है कमेंट करके, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। क्या गोरखपुर में, लखीमपुर में, इटावा में या बहराइच में, बताइएगा। बहराइच में बताइएगा कमेंट करके कहाँ किया गया है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में किया गया है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कहाँ किया गया है, तो आपका गोरखपुर में किया गया है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 47 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है। विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी, यानी जो विकेट कीपर है का जो हेलमेट है वो जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली जो बॉल है वो हेलमेट पर जाके लगी है। ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा जीके का। तो बताइएगा कितने रन दिए जाते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो उसको 5 रन दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर उसका हेलमेट नीचे रखा है और हेलमेट से आके बॉल लगती है तो उसको 5 रन दिए जाएंगे, पेनल्टी होती है ये। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 48 की। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। क्या ताप्ती को, लूनी को, साबरमती को या माही को। कमेंट करके मुझे बताइएगा किस नदी को कहा जाता है। तो ये ताप्ती नदी को कहा जाता है। ये आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और सतपुड़ा पर्वत के प्रक्षोभों के मध्य बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती है दोस्तों, ठीक है। इस नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, ताप्ती नदी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। बाढ़ गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था, बताएगा। 1789 में, 1769 में, 1789 में या 1799 में, बताइएगा कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। 1779 हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 50 की। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय माप क्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। खनिज वैज्ञानिक, भूगोलिक, जीवाश्म विज्ञान या स्तरित शैल विज्ञान। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, स्तरित शैल विज्ञान कहते हैं, ठीक है। शैल क्या होता है, एक चट्टान होती है, तो चट्टान से संबंधित ये है। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।